विजयनगर और गुलापुरा। मैं विजयनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी वहाँ पे उस जमाने के अंदर लेथ मशीन पे मजदूरी करते थे। बहुत बुरे हालात थे मेरे परिवार के। हमारा परिवार विजयनगर के अंदर सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल के जस्ट सामने एक कमरा था, उस कमरे में किराए पर रहा करता था। 10 बाय 10 के रूम का साइज कितना? 10 बाय 10 का रूम था, जिसमें 7 जने रहते थे। 7 जने, मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी और उनके भाई बहन, टोटल 7 जन उस रूम में रहा करते थे। हमारे घर के हालात वो थे सर, एक जमाने के अंदर हमारे पास आटा नहीं होता था, एक जमाने में हमारे पास गैस नहीं होती थी, एक जमाने में हमारे पास घर के अंदर लाइट नहीं हुआ करती थी। मेरे पिताजी 13 साल की उम्र में उन्होंने कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया। कितने साल की उम्र में? मात्र 30 ईयर ओल्ड एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ से कचौरी बेचता था। और जो उस जमाने में आपको पता है बैलगाड़ी चला करती थी, आज मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं आपको, बैलगाड़ी के अंदर अनाज जाया करता था, अनाज। तो साइड में आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी छेद रह जाता था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अनाज गिरता था। तो सड़क के ऊपर वो अनाज गिरता रहता था, तो मेरे पिताजी उस अनाज को इकट्ठा करते थे पीछे पीछे दौड़ के, और उस अनाज को इकट्ठा करके मेरे घर में लाते थे, और वहां पे हमारे घर की रोटी बनती थी। ये हालात थे हमारे। मेरे पापा अक्सर मेरे दादाजी अक्सर मेरे पापा को बोलते थे, भाई तेरे को पढ़ा नहीं सकता, जाके कहीं साइकिल की दुकान पे जाके टायर खोलने का काम सीख ले, 2-4 टायर के पंचर निकालेगा तो पैसे मिलेंगे। क्योंकि उस जमाने में साइकिल बहुत बड़ी गाड़ी हुआ करती थी, राइट सर? मेरे को आज भी याद है, एटलस साइकिल आया करती थी, जब पिताजी बताते थे 1100-1200 रुपए की एटलस आया करती थी, लेडीज की अलग आया करती थी, जिसमें डंडा यूं हुआ करता था, राइट? अभी पता नहीं आती नहीं आती, मेरे को याद नहीं है, राइट? तो वो दौर था, उस दौर से मेरे फादर निकले, सरकारी दफ्तरों के अंदर कचौरी बेचा करते थे। मेरी बड़ी बुआ, या बुआ ही बोलते हैं पिताजी की बड़ी बहन को, मेरी बुआ, मेरी बड़ी बुआ, मेरे पापा दोनों सरकारी दफ्तरों में बाल्टी के अंदर कचौरी ले जाते थे, और समोसे कचौरी सरकारी ऑफिस में जा जाके बेचते थे। ये काम करते थे, और उससे जो थोड़ा बहुत इनकम होता था तो उस इनकम को घर में लाते थे। उस टाइम पे आपको पता है एक शौक हुआ करता था खेल कूद का, मेला लगता था, मेला। तो मेरे पिताजी मेले के अंदर एक चिट खरीद के लाते थे, उस चिट के अंदर नीचे स्टिकर लगा रहता था, उसको ऐसे उतार के खोलते थे, ऊपर जो गिफ्ट होता था गिफ्ट निकलता था। अगर खाली निकला तो तेरी किस्मत, और गिफ्ट निकला तो तू ले जा, राइट? ऐसे गेम वो करते। इस तरीके से थोड़ा बहुत मेरे पिताजी ने छोटी सी उम्र में कमाना चालू कर दिया। सरकारी स्कूल में जाके उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया, एक हाफ पैंट के अंदर और एक टी शर्ट में। हाफ पैंट में बड़ी शानदार थी उनके पास, जिसमें पीछे पूरा छेद था, और उसके ऊपर एक अलग तरह का वो चिपका हुआ था कपड़ा, और शर्ट यहाँ से फटी हुई रहती थी, तो उसको मेरी दादी लाल रंग के धागे से सिल के रखती थी पूरी। तो मेरे पिताजी सोचते थे क्या शानदार ड्रेस, हा। मेरे फादर उसको पहन के स्कूल जाते थे। मेरी बुआ भी ऐसे ही जाती थी। हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत बुरे वक्त देखा, बहुत बुरा दौर देखा, क्योंकि हमारे पास खेत खलियान जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पिताजी ने दिन रात मेहनत करी, वहां से निकले, वहां से निकल के अजमेर, नाम सुना आपने? अजमेर में कॉलेज है, पता करिएगा, डीएवी कॉलेज। डीएवी कॉलेज में मेरे फादर ने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेके मेरे फादर ने शुरू के 1.5 साल प्राइवेट ढाबे के ऊपर कचौरी समोसे की दुकान में रहते थे। सुबह सर वो कॉलेज जाते थे, और कॉलेज से आने के बाद 1:30 बजे के आसपास कॉलेज से आके उस ढाबे पे लोगों को कचौरी पकड़ाते थे और टेबल साफ करते थे। वहां शुरू के 1.5 साल निकाले, और वही सोते थे उस ढाबे में। ढाबे के मालिक ने क्या रखा था, भैया तेरे को यही रहना है, यही संभालना है, यही सोना है। तो पिताजी बोलते थे हाँ भगवान मिल गए, रहने की जगह मिल गई, और क्या चाहिए। 1.5 साल उन्होंने वैसे निकाला। आखिरी के 1.5 साल उनके बचपन का दोस्त जो उनके साथ पढ़ाता था, उसने बोला कि तू एक काम कर, मेरे साथ रूम शेयर कर ले। तो पिताजी बोलते थे रूम शेयर कर लूंगा, पर किराया नहीं दे सकता। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तू रूम शेयर कर ले। रूम शेयर कर लिया। जैसे जैसे पापा वहां गए, मेरे पापा थोड़ा पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो रात को 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आने की गोली खा खा के पढ़ाई करते थे। जब मेरा दोस्त उस जमाने में स्कूल आया करते थे, उनका दोस्त रात को 3-3 बजे में पढ़ाई करते थे। और मेरा बचपन का पिताजी का दोस्त बोलता था, ओम, ओपी शर्मा नाम था, अरे ओम सो जा, सुबह कॉलेज जाना है, पागल हो जाएगा। बोले नहीं पढ़ते थे, मेरे को मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। वो पूरी रात पढ़ाई किया करते थे। पिताजी कॉलेज से निकले, कॉलेज से निकलते राजस्थान गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। और मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी उस जमाने में हो गई सीधी 25,000 रुपया महीना। 25,000 रुपया महीना सैलरी हो गई। सरकारी गाड़ी, एम्बेसडर,
गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती, सरकारी बंगला, बंगले में चपड़ासी, चपड़ासी के साथ गाड़ी के साथ ड्राइवर, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के हेड, किसी भी मील को बंद कर सकते थे और किसी भी मील को चालू कर सकते थे। एक झटके के अंदर एक मजदूर का बेटा ऐसी पोस्ट पे चला गया जिसकी कल्पना लोग कब सपनों में भी नहीं करते। उस जमाने का 25,000 रुपया आज के कम से कम 3 लाख 3.5 लाख के बराबर है बॉस। राइट सर। पिताजी को नौकरी मिल गई, फादर की लाइफ स्टाइल टोटल बदल गई, एकदम से जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। दादाजी हमारे चौड़ा नहीं हुआ, सीना चौड़ा हो गया कि मेरा बेटा आज ऑफिसर बन गया। वो अलग ही चला करते थे, वो जिस फाइल पे साइन कर देते थे वो फाइल ओके, उनकी परमिशन के बिना कोई उनसे मिल नहीं सकता। वो रिपोर्ट करते थे सीधे सीएम हाउस, राजस्थान में सीएम हाउस में रिपोर्ट करते थे मेरे फादर। और लाल बत्ती की पावर तो आप जानते ही हो क्या होती है, किसी की औकात नहीं थी हाथ देने की। वो अक्सर घर पे आया करते थे और नौकरी करके, और मेरी मदर उनसे मतलब वो हमेशा शांत रहते थे, तो मेरी मदर पूछती थी आप इतने शांत शांत क्यों रहते हो। तो मेरे फादर बोला करते थे नौकरी में मजा नहीं आ रहा, कुछ और करना है, इससे भी बड़ा करना है। तो मेरे पापा ये बोलते रहे, मेरी मदर बोलती थी पागल वागल हो गए हो क्या, अब क्या क्या मिनिस्टर बनने का मूड है क्या। जब आपको इतनी शानदार नौकरी मिल गई तो अब इससे बड़ा क्या होता है। हेलो, है या नहीं, हो या नहीं। तो मेरे फादर बोलते थे मजा नहीं आ रहा। मेरे फादर की एक लाइन जो हमने सुन ली थी बचपन में, वो आप लोग हमेशा अपने ज़हन में रखो। मेरे फादर बोलते थे उस जमाने में, हम छोटे थे, इतने छोटे थे कि इतने छोटे भी नहीं थे कि मतलब समझ में नहीं आता था, घर में कोई हलचल है बच्चा सब जानता है, राइट है। मैं भी उसमें स्कूल में था तो पता तो लगता रहता था क्या चल रहा है घर में। तो मेरे फादर अक्सर बोलते थे कि अगर ओपी शर्मा अपनी लाइफ के अंदर कचौरी बेच के 25,000 तक पहुंच सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आप लोगों से, आप में से कोई महीने का 20,000 कमा रहा, कभी 2 लाख की प्लानिंग करी? आप कोई 50,000 कमा रहा, 5 लाख की प्लानिंग करी? आप में से यहाँ बैठे कई लोग महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 लाख की प्लानिंग करी? क्यों? क्या अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, या हार गए, या डर गए कि बस लाख रुपया मिल गया निकल जाएगी अपनी तो जैसे तैसे। इस सुख की वजह से तो हमारे बच्चों को समझौता करना पड़ता है सर, क्योंकि आप तो सुख देख रहे हैं। क्योंकि घी का भाव एक जमाने में 2 रुपए का हुआ करता था, आज वो घी 5,000 में भी नहीं मिलता। एक जमाने में 150 रुपए का सिलेंडर आया करता था, आज 1,000 रुपए से कम नहीं, और ये 2,000 का हो जाएगा। पर इनकम कैसे बढ़ाओगे, इससे सुख कहाँ बचा है। सुख तो वहां पर होता है जहाँ खर्चे कम और इनकम ज्यादा हो। अब तो उल्टा हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो सुख नाम की परिभाषा ही खत्म हो गई है। और इंडियन रेशियो बोलता है, डॉक्टर भी बोलने लग गया है। एक जमाने के अंदर बीपी हुआ करता था 120/80 नॉर्मल, अब डॉक्टर बोलता है बीपी 140/90 नॉर्मल हो गया है। पूछ लेना जाके। तो सुख कहाँ बचा। एक जमाने के अंदर बोला करते थे कि शुगर लेवल होता है जो फास्टिंग के अंदर होना चाहिए 90, अब शुगर पहुंच गया लोगों का 110 120, डॉक्टर बोलता है नॉर्मल है। उसको भी पता सारी टेंशन बहुत है, वो खुद भी वहां टेंशन में बैठा है। तो सुख का है, शांति का है। किसी के दिमाग पे शांति नहीं, गारंटी निकालो यहाँ से 90% लोगों का दिमाग इस समय बाहर चल रहा होगा। ये कब मीटिंग खत्म करें, कब जाके मैं अपना काम करूं। राइट सर, ये हकीकत है। नहीं है वो सर सुकून। और सबसे ज्यादा बर्बाद किया है मोबाइलों ने। सारी खबर वहां से भेज चला चालू होती नहीं है, यहाँ 10 मिनट के अंदर अंदर में पहुंच जाती है। भीलवाड़ा में प्रोडक्ट लॉन्च होता है, पता लगा केरल में पहुंच गया 2 मिनट के अंदर। तो एक जमाने में फोन नहीं था तो सुकून से सोते तो थे, साला कोई मर गया उसकी खबर भी 5 दिन बाद आती थी। अब तो मर गया साला नंबर और सेकंड्स में खबर आती है कि तू भी मर। मैं तो निकल गया तू भी जा सकते। तू कैसे टेंशन में नहीं मरेगा, साले तेरे को भी टेंशन देके जाऊंगा। बिल्कुल सही। पहले 5 दिन बाद तो टेंशन में आता था आदमी, अब तो हाथों हाथ रिजल्ट आते हैं। कहाँ है सुख। और ये समय की मांग है, करना पड़ेगा आपको, जग मरा के करना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो समय खा जाएगा। आजकल के बच्चों की टेक्नोलॉजी देखो आप, हमारे जैसे उम्र के बच्चे तो मिट्टी में खेलते थे, आजकल के बच्चे साले मोबाइल रॉकेट की तरह चलाते हैं, है या नहीं? अब उनको ये बोलो कि मिट्टी में खेल, तो बोला अपना काम करो।
मुझे खिलाओगे मिट्टी के अंदर? टैबलेट चाहिए कल का, और उनसे पूछ लो कौन सी कंपनी का सबसे बेस्ट कौन सा है, आपसे पहले बता देंगे कि ये इस समय ये प्रोसेसर चल रहा है, ये टैबलेट है और इतने का आता है और कल के कल लाओ। बेटा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लोन पे भी मिलता है पापा। वो साला बैंक के नाम भी गिरा देते हैं, और कई बच्चे तो ऐसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता देते हैं। अब तू पढ़ाई करता है क्या करता है? बोला आप टेंशन छोड़ो, हम सब संभाल लेंगे। आप कहाँ हैं बच्चा? नहीं है सो ये कड़वा सत्य है सर, बुरा मत मानिएगा, पर ये हकीकत सही है सर, सच्चाई है। सिमिलरली थॉट, पिताजी को 25-50 हजार में इंटरेस्ट नहीं था, वो आगे करना चाहते थे। एक आदमी भिलवाड़ा से आता है, शर्मा साहब एक कंपनी चालू हुई है जिसका नाम है RCM। ये बात मैं कर रहा हूं अगस्त सन 2000, आज से 25 साल, अगस्त 2000। एक आदमी, जब RCM का कोई वजूद नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग में RCM कुछ भी नहीं थी, आदरणीय छाबड़ा साहब ने चालू करी। पिताजी के पास एक आदमी आया, सर कपड़े पहनने से पैसा आता है। उस जमाने में 5 पेंटें आया करती थी मेरे भाई। कितनी? 5 पेंटें। वो 5 पेंटें लेके एक आदमी पापा के ऑफिस में आता है, ऑफिस का दरवाजा खोलता है, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पिताजी ने बोला आजा। बोले पता इसका क्या मार्केटिंग प्लान है? पिताजी ने मार्केटिंग प्लान देखा और देखने के बाद उस आदमी को उठा के बाहर भगा दिया, बाहर निकल जा। वो बाहर जाके बैठ गया। पिताजी ने 5 मिनट 10 मिनट कैलकुलेशन करी, वापस अंदर बुलाया और अंदर बुलाते उस आदमी को एक ही बात बोला, ये फॉर्म निकाल, फॉर्म साइन कर। उस जमाने के अंदर येलो कलर के फॉर्म आया करते थे जिनको फाड़ फाड़ के ऐसे दिया करते थे। आधे लोग उस पर कचौरी खाते थे, आधे लोग कंपनी में भर के बेचते थे। पूरे 5 ऐसे कट्ठे पिताजी ने रख लिए, 25,000 का चेक साइन करके उस आदमी को दिया। एक काम कर, 25 किट लेते हुए आना। वो आदमी शकल देखता रह गया, शर्मा साहब पागल वागल हो गए हो क्या? अभी तक RCM के इतिहास में 25 किट किसी ने लिए ही नहीं है, आपने पहली बार में 25 किट ले लिए। बोले तू तेरा काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। यहाँ पर पहली सीख, मेरे फादर ने किसी से राय नहीं ली, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, राय लेना बंद कर दिया। आप जिससे राय ले रहे हो अगर इतना इंटेलिजेंट होता तो आपका पड़ोसी नहीं होता, अमिताभ बच्चन का पड़ोसी होता। यही समझ, इसलिए ऐसे लोगों से राय मत लो जिसने खुद ने जिंदगी में कभी इतने बड़े ख्वाब सपने देखे ही नहीं है, और हम वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। यहाँ पर अभी बहुत से नए लोग हैं जो बैठे हैं, अभी बाहर जाते फिर राय लेंगे करूँ नहीं करूँ, इसलिए राय लेना। पिताजी ने राय नहीं ली, 25,000 का किट मंगा लिए। 25 किट उस समय भिलवाड़ा से आए, मुझे आज भी याद है। ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, मेरे पास फोन आया, घर पे उससे हम लैंडलाइन नंबर चला करते थे, मेरे घर का नंबर था 2222111838, ये मेरे घर का नंबर था। वहाँ पे पापा का फोन आया, मैंने कहा हाँ पापा एक काम कर, क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा पढ़ाई कर रहा था, तेरी साइकिल उठा। मैं कहा ओके, सीधा ट्रांसपोर्ट में जा, रिक्शा कर। रिक्शे में 25 किट आए हुए भिलवाड़ा से कल्पना कार्गो में, उनको कपड़ों की किटों को रिक्शे में रखवा और घर लेके आओ। मैंने कहा इतना बड़ा काम मेरे से नहीं होगा। बोले तू क्या, तेरा बाप भी करेगा साले, करना पड़ेगा, जब मैंने कचौरी बेची तो तू क्यों नहीं करेगा? मेरे पिताजी ने मेरे को भेज दिया, मैं अपनी साइकिल में टोरे मारता 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 बड़ी धूप के अंदर वहां पहुंचा। बारिश वारिश हो रही थी, अगस्त का महीना था, तो मैंने किट को वहां पे 25 किट उसमें बोरे में आए, इनको गाड़ी में रखा, घर लेके आया। पिताजी शाम को आए और पापा बोले क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, बैठ मोटरसाइकिल पे पीछे। उस समय हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी पापा के पास पर्सनल, मोटरसाइकिल पे गए। उस समय कागज के कपड़े का किट, गत्ते का किट बना करता था ब्लू कलर का। अगर किसी को देखना हो तो मेरी फेसबुक पे मैंने फोटो लोड की हुई है, देख लेना जाके। वहां से वो किट उठाया, वहां से उस समय जयपुर में बनते थे किट, तो जयपुर के अंदर वो कागज के गट्टे के किट बनते थे ना, उसको पूरों को मैं मेरी मोटरसाइकिल पर रख के पीछे बैठ जाता था और पापा मोटरसाइकिल चलाते थे और हम घर पे लाते थे और हम जमीन पे बैठ के वो किट पैक किया करते थे। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? कोई बोर हो क्या? मजा आ रहा है? मेरा तेल निकल रहा है, तुम्हें मजा राइट सर, आगे बढ़े। 25 किट लेके आते थे घर पे आने के बाद मेरी और मेरी पूरी फैमिली सर जमीन पे बैठ के वो 25 पेंटों का किट उन कागज के बॉक्स में डाला करते थे। ब्लू रंग की एक किताब आया करती थी, वो मेरे पास आज भी है। आप में से किसी ने देखी? पतली सी किताब आती थी, छोटी सी ब्लू कलर की, RCM कैसे करें, वो किताब उस किट में डालते थे और वो किट लेके पूरी कॉलोनी में जाके सबको RCM बता दिया। आप बिलीव करेंगे क्या हुआ? एक ने भी ज्वाइन नहीं किया।
एक आदमी ने ज्वाइन नहीं किया, पापा का मजाक बनाना चालू कर दिया, हमारे घर का मजाक बनाना चालू कर दिया। पहला संघर्ष हमारे ही पड़ोसी और रिश्तेदारों ने हमें दिया। पिताजी रुके नहीं, थके नहीं, सरकारी नौकरी को साइड में रख दिया, फुल टाइम उतर गए, बोले अब तो ओपी शर्मा करके रहेगा। मेरे फादर का प्रॉब्लम था, उनको जिस काम के लिए मना करते थे वो उस काम में सक्सेस होके दिखाते थे। वो एक आदमी जब उनको मना करता था तो उसके तुरंत बाद वो 4 प्लान दिखाते थे। हेलो, रुके नहीं, थके नहीं। वो पिक्चर में एक शॉट है ना, आप लोगों ने देखा होगा, समझ गए? बस वही उनका था। वो रुके नहीं, थके नहीं, दौड़ते गए। 1 साल के अंदर दोस्तों 2 लाख किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके तोड़ दी। कार का नंबर नोट कर लो, RJ 14 5C 1805 मारुति 800, गाड़ी कलर व्हाइट। क्या हुआ? 1 साल में कूच किया अपने दोस्त के पास 250 किलोमीटर दूर। दोस्त को जाके बोला RCM ज्वाइन कर ले। दोस्त बोला 3 दिन बाद आ, भगा दिया। पिताजी बोले तू भी अगर मर्द है तो मैं भी मर्द। 3 दिन बाद 3 दिन बाद फिर 250 किलोमीटर दूर चले गए एक ज्वाइनिंग कराने, साइन कर। 3 दिन बाद फिर आ, पिताजी फिर पहुंच गए। वो दोस्त उस समय मेडिकल की दुकान खोलता था, मेडिकल की दुकान का नाम था जगदम्बा मेडिकल। हेलो, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी बारीकियां कैसे याद है, क्योंकि भैया इन हाथों में सींचा है RCM को, यहाँ से प्यार किया है, आंतड़ियों से, लीवर से और किडनी से। आई समझ? निकाला वहां से दोस्त को। 3 दिन बाद 2-3 दिन बाद फिर पहुंच गए। 3 बार चक्कर कटाए साहब। 4थी बार जाकर उस दोस्त ने साइन किया। पिताजी ने शटर डाउन कर दिया दुकान का। साइन करते उसको दुकान से उठाया, बोले 4 लोगों से मिला। अरे पागल हो गया क्या, मेरे धंधे का टाइम है। तेरा धंधा क्या, तेल लेने, पहले 4 लोगों से मिला। 4 लोगों से मिले सर, चारों ने ज्वाइन किया। दोस्त को लगा यार ये बड़ा खतरनाक काम है, चारों के चारों वहां कर गए। वहां से काम चालू किया, खिंचते चले गए। मुझे आज भी याद है दोस्तों, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसकी A, किसकी B, किसकी C, किसकी D। वो लगातार काम करते चले गए, डैप के अंदर काम करते चले गए, लेग को खींचते चले गए नीचे बॉटम तक, और उस दोस्त के बिजनेस को साथ में सपोर्ट करते करते खड़ा करते चले गए, खड़ा करते चले गए। अपनी सरकारी नौकरी को साइड में रख दिया। एक दिन के अंदर 4-4 मार्केटिंग प्लान दिखाया करते थे, एक दिन में 5-4 मीटिंगें किया करते थे। गले से खून बाहर आ जाता था, खून को दबाने के लिए मुलठी का पान खाया करते थे। गले की आवाज बैठ जाती थी, हालत खराब हो गई थी। सरकारी अधिकारी बोलने लग गए थे कि शर्मा जी को नौकरी से हटाओ। पिताजी ने बोला कल हटा रहे हो तो आज हटाओ, ओपी शर्मा को नौकरी की जरूरत नहीं है। वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। 1 साल 2 साल के अंदर इतनी जबरदस्त मेहनत करी, और वो बचपन का दोस्त जिसके साथ वो उठा के भागे थे वो आज कोई नहीं है। आप में से कई लोग उनको जानते हैं, वो इस बिजनेस के डायमंड है, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर। की मंथली इनकम है, मैं समझता हूँ शायद 25 से 30 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए, ये इससे ज्यादा ही होगी। राइट सर, अभी तक 70 से 80 करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टी है RCM से, ज्यादा ही होगी। मेरे को लगता है शायद कम नहीं है, ज्यादा ही होगी, मैं तो कम बता रहा हूँ। वो बचपन का दोस्त आज वो करोड़पति बन गया RCM से। उसके बाद उन्होंने कूच किया हरियाणा की तरफ, हरियाणा में एंटर किया और सीधा जींद में, और जींद से उठाया मिस्टर सुरेंद्र वंश जी, विजय क्या बोलते हैं आपके सत्री जी, अपने बलवान दीक्षित जी, विजय विरोधिया जी, राकेश शर्मा जी, ये पूरी टीम को उठाया और इनके साथ दिन रात मेहनत करी, ट्रेन किया, इनको सबको खड़ा किया, और कभी रुके नहीं, थके नहीं। आज लगातार उनकी मेहनत और कमिटमेंट का नतीजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग घर पे मेहनत नहीं करते थे, हमारा भी उतना ही योगदान रहा पिताजी की सफलता में जितना उनका रहा। ठीक है, वो फील्ड के खिलाड़ी थे, हम घर के खिलाड़ी थे। मुझे आज भी याद है, बहुत सी चीज़ों के लिए मेरे पास फ़ोन आया करते थे कि रवि कोरियर के अंदर उस समय आप इतने खुदकिस्मत है कि आज आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है। हमारे टाइम पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होती थी, अलग अलग जगहों से कोरियर आया करते थे फॉर्म, उन फॉर्मों को हम अपने घर पर लाते थे और हम उसको फिर भिलवाड़ा कोरियर करते थे। ये काम हमने किए। मेरी मदर ने रात को 2:30 बजे 2-2 बजे उठ के लोगों के लिए खाना बनाया। हमारे घर के अंदर जमावड़ा लगा रहता था। पिताजी रुकते नहीं थे, थकते नहीं थे, चलते चले जाते थे, चलते चले जाते थे। धीरे धीरे डेवलप होते चले गए, धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। आज पिताजी इस दुनिया में नहीं है। 2013 को उनका देहांत हो गया, उनको अटैक आया और दुनिया से चले गए। दुनिया के जाने के बाद
ये आईडी का जो नियम है आरसीएम का कि आईडी ट्रांसफर होती है, ये दुनिया का पहला ऐसा कंसेप्ट है जहां पर एक बार आप मेहनत कर लो और आपकी जो भी इनकम है वो इनकम आपके आने वाले नॉमिनी या आपके आने वाले बच्चे को ट्रांसफर हो जाती है। वो उसको जीरो से चालू नहीं करना पड़ता, जबकि दुनिया के हर फील्ड में हर बच्चे को जीरो से चालू करना पड़ता है। लेकिन आपकी एक बार की मेहनत आपके बच्चे का करियर भी बना सकती है और जिंदगी भी बना सकती है। अब देता हूं मैं अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रवि ओपी शर्मा और मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान जयपुर से। क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा आपको डिड्यूस करवा देता हूं। मैं बीएससी हूं, आईटी इन कंप्यूटर्स हूं, एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हूं यूरोप से। यूरोप की एक कंट्री है इटली और इटली का एक शहर है मिलान। मिलान से मैंने अपने वहां पे कंप्लीट किया एजुकेशन। उसके बाद में गया बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, गूगल में सर्च करिए IGI इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हीरे को सर्टिफाइड करती है। मैं हीरा ग्रेजुएट भी हूँ, डायमंड ग्रेजुएट हूँ और मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मैं खुद ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और ज्वेलरी डिजाइन करता हूँ और ज्वेलरीज को सेल भी करता था। ये मेरा काम था और मैंने अच्छा खासा अपना सेटअप कर रखा था। उन सबको मैंने बंद किया। मेरे पास 3 काम आए थे। पहला सरकारी नौकरी, दूसरा मेरा खुद का डायमंड्स का बिजनेस और तीसरा आरसीएम सरकारी नौकरी। पिताजी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, नौकरी मेरे पास आई, लात मार दी। दूसरा डायमंड के बिजनेस को वाइंड अप कर दिया और फुल टाइम पिछले 13 साल से आरसीएम कर रहा हूं। या तो पागल हूं या इस कंसेप्ट में ताकत है। अगर आप प्रभावित होते हैं जिंदगी की दौड़ से, अगर आपको लगता है कि आरसीएम क्या देता है, तो अपना स्ट्रक्चर बता देता हूं दोस्तों। आरसीएम की सबसे बड़ी पिन से मुझे नवाजा जाता है। बोला जाता है पूरे आरसीएम के अंदर लगभग 3 से 4 करोड़ लोग हैं और उन 4 करोड़ लोगों के अंदर सबसे बड़ा एक ही लेवल और एक ही पिन है और वो है जो मेरे पास है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अभी पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना अभी काम करना बाकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लेकिन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस्ती जो डायमंड है और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। आरसीएम में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। इनकम अलग कितना जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना, राइट? अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास 1 से बढ़कर 1 कार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। क्या खरीदूंगा? जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। मेरी कोई भी कार, अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अगर मैं हम जाते हैं XUV के अंदर, ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है और 50,000 का उसका एक टायर आता है। और अभी रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। कितनी? मेरे को आज भी याद आता है कि मेरे को लखनऊ से अगर आगरा जाना तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे में पहुंच जाता हूँ उसी गाड़ी से। और गाड़ी इतनी स्मूथ चलती कि पता नहीं लगता। कुछ भी प्रॉब्लम हो गाड़ी पहले बता देती है कि सर आगे से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान से निकालना। सर इस टायर के अंदर हवा कम हो रही है, पहले चेक कर लेना, बाद में बोलना मत मैंने नहीं बताया। सर आगे खड्डा आने वाला है, मेरे को ऊंचा कर लो। फिर जैसे बटन दबाता हूँ गाड़ी
ऊंची हो जाती है। हाँ सर, अब आप गाड़ी नीचे कर सकते हो, मैं बटन दबाता हूँ गाड़ी ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। टायर का साइज मोटा। जितने बड़े पड़ोस वाले अंकल का बेटा मोटरसाइकिल पे जाता है, उसमें जब मोटरसाइकिल खरीदी थी तो वो मोटरसाइकिल थी 65,000 की, उतने में मेरी गाड़ी का टायर आता है। ये ताकत है आरसीएम की। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। रिसेंटली मैंने एक शानदार कॉम्प्लेक्स बनाया था और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं बहुत टाइम से अनाउंस करता आ रहा था कि मैं आरसीएम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर खोलूंगा, और वो बात मैंने कर दिखाई। क्योंकि रवि शर्मा बातें हवा में नहीं करता। मैं वो जिद्दी लीडर हूं, अगर जम गया तो 2000 किलोमीटर भी कार से जा सकता हूं। मेरे को सिर्फ जमने की जरूरत है, जबकि मेरी कार का एवरेज है मात्र 4 का। 25,000 का तो मैं पेट्रोल फूक देता हूँ जब यहाँ आता हूँ, और आ चुका हूँ कितनी बार। यहाँ तक पहली बार। अगली बार बुलाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, देखो आपके लिए कार लेके आएंगे, आप बोलेंगे संख्या बढ़ाते जाओ, गाड़ियां बदलती जाएगी। 5,000 लोग बिठा तो हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाऊंगा। ताकत आप भी तो लोग हो। अकेले अकेले मैं देता रहूंगा तो कैसे जाम नाम चलेगा। डॉक्टर और मरीज में क्या रिश्ता होता है? मरीज बोले मैं मरना चाहता हूँ, डॉक्टर बोल मर। मरीज बोले मैं जीना चाहता हूँ, डॉक्टर बोले मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो हिम्मत तो कर, तुझे मरने नहीं दूंगा। तो रिश्ता तो हम दोनों का एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। और ये सब बातें मैं माफी चाहता हूँ, अपने घमंड के लिए नहीं बता रहा, पहले उनके दिमाग से निकाल देना। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आरसीएम क्या दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो पहली अवधारणा वो सरकारी नौकरी की जो सोच है उसको साइड में रख दो। ये प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी जिंदगी में आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मेरे बात को दिमाग में बिठा लेना। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे है। एक आदमी अपने बच्चे को तैयार करता है नौकरी के लिए। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हर एक बाप अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढता है, तो सबसे पहले सरकारी क्या ढूंढता है? सरकारी दामाद। क्या है सरकारी नौकरी? क्या होता है सरकारी और प्राइवेट नौकरी? मुझे समझाओ तो सही। एक बात बताइए, 65 साल की उम्र में जब आप रिटायर होगे तो उस ऑफिस से एक पेन उठा के नहीं ला सकते, तो वो नौकरी किस काम की? 65 साल बाद आप रिटायर हो गए, कुर्सी वहां से उठा के नहीं ला सकते, वो नौकरी किस काम की? या कोई सरकारी पे आदमी बैठा है या प्राइवेट जॉब पे कोई बैठा है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे सर? कोई सरकारी प्राइवेट है सर? खड़ा हो जाइए। हाँ हो जाइए ना खड़े। क्या सैलरी है आपकी? 1,25,000। 1,25,000 आप महीने का कमाते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, राइट सर? एक सवाल करता हूँ आपसे, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। 1,25,000 कम नहीं होता, अच्छा खासा अमाउंट होता है सर, राइट सर? आपका बैंक का बैलेंस 1,25,000 बचा बचा के 2 करोड़ कर लिया? नो सर, क्यों? सब खर्च हो गया। क्यों भैया? 25 तो बहुत होता है, अब तक तो 2 करोड़ जाना चाहिए। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? 30 साल। 30 साल में अभी तक 2 करोड़ भी नहीं कर सके। चलो छोड़ो, 1 करोड़ तो कर लिया होगा? कुछ नहीं, खाली है खाता है? खाली है खाता सर। चलो 65 साल के बाद रिटायर हो गए तो क्या करोगे फिर? आरसीएम नहीं नहीं, आरसीएम को छोड़ दो, कर रहे हैं सर। आप आरसीएम में नहीं हो, हटाओ आरसीएम को। मेरा सवाल अब क्या करोगे? बस 65 साल में आपको 1,25 मिलता है, पेंशन सरकार ने खत्म कर दी, राइट सर? अब क्या करोगे? क्या करें, घर पर आके बच्चों को खिलाएंगे, नाती को। बैठ जाओ। 1,25,000 भाई साहब को मिलते हैं, 40 साल से नौकरी कर रहे हैं, अकाउंट में 50 लाख इकट्ठा नहीं कर सके, तो ऐसी सरकारी नौकरी किस काम की? 65 साल बाद भाई साहब रिटायर होंगे, 70 लाख रुपया इनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। कितना सर? 70 लाख में से 50 लाख ये खर्च करेंगे अपने मकान का कर्जा चुकाने में, मकान बनाने में। 10 लाख रुपए खर्च करेंगे अपनी बेटी की शादी में, और 10 लाख रुपए खर्च करेंगे अपने बेटे की शादी या उसको पढ़ाने लिखाने में। 65 से 75 साल की उम्र तक आते आते बैंक बैलेंस हो जाएगा मुर्गी का अंडा, राइट सर? पेंशन खत्म, सैलरी खत्म, जो पैसा सरकार से मिला वो खत्म। 75 साल की उम्र में घर में बैठे बैठे अपनी बहू से बोलेंगे, बहू एक कप चाय पिला दे। ये इनके साथ नहीं, हम सबके साथ भी होगा। ए बहू एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोलेगी घर के कोने में चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी। सत्य है। और उसके बाद क्या बोलेंगे भाई साहब?
जब चाय नहीं मिली तो क्या करूं, बैठा हूं चुपचाप। बेटे को बोलेंगे बेटा 5,000 की दवाई आती है, दवाई लिया ना, तो हर एक बाप अपने बेटे को बुढ़ापे के अंदर बताने से डरता है कि बेटा 5,000 की दवाई लिया ना। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर जब एक बूढ़ा बाप अपने बेटे से दवाइयाँ मांगता है तो बेटा ये बोलता है कि पापा पैसे नहीं है, बजट बिगड़ जाएगा, ये पकड़ो 500 रुपए, इसकी दवाइयाँ ले आओ, अगले महीने देखेंगे। और एक बाप बेचारा घर के कोने में बैठा बैठा रोता रहता है और अपने वो दिन याद करता है कि मैंने पूरी जिंदगी नौकरी करी, काम किया, लेकिन आज बुढ़ापे में आते आते मेरे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे भी नहीं है, तो मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं है, मेरे कपड़े फट चुके हैं, तो मेरे पास दवाई के पैसे तक नहीं है, और घर के कोने में बैठा बैठा तपस्या करता है। ये हमारे राजस्थान में तो होता है, मुझे यहाँ का नहीं पता। सब जगह ऐसा है। अगर पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करके अगर बुढ़ापे में मेरे को ये मिलने वाला है सर, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग सरकारी नौकरी को कितना प्यार करते हैं। अगर मेरे को कोई गिफ्ट में लाके भी दे तो मैं तो ना करूं। अब निर्णय आप लोगों का है, या तो अपने बच्चे को गुलाम बना दो या अपने बच्चे को मालिक बना दो। और उसी 75 साल की उम्र के अंदर जब वो किसी काम का नहीं रहता तो एक RCM के अपना डिस्ट्रीब्यूटर जाके उनको बोलता है, क्या हुआ अंकल? बोला बेटा पूरी जिंदगी नौकरी करी थी, बुढ़ापे के अंदर हालत खराब हो गई, एक काम करो अंकल, 75 साल आपने अपने दिल की कर ली, 5 साल मेरी कर लो। बोला बेटा क्या करना है? बोला अंकल ये फॉर्म साइन कर दो, ये सामान खाना चालू कर दो और अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट जितने भी सबसे मिला दो। अंकल काम पे लग जाते हैं 75 साल की उम्र में और 5 साल दिन रात इकट्ठा होकर मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपनी पिन को टेक्निकल पे लाके खड़ा कर देते हैं और महीने का चेक होता है 60,000 रुपए का। मतलब 79-80 ईयर के अंदर आते आते उनके चेक का साइज हो जाता है 60-70 हजार रुपया महीना, जो उनके खाते में ट्रांसफर होता है। और जैसे ही बेटे और बहू को ये पता लगता है कि इनके अकाउंट के अंदर अब 70-80 हजार आने लग गए, तो बहू बोलती है पापा को चाय पहले पिलाऊंगी, रोटी बाद में आपको खिलाऊंगी। पापा के जूते चप्पल फट गए हैं, जाके RCM के लेके आ जाओ। पापा की दवाई पहले टाइम पर आनी चाहिए। अरे पापा का AC काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कमरे का? उस समय पापा नहीं बोल रहे होते, पापा के खाते में जो हर महीने 70,000 आते हैं। और अभी आगे सुनो, 85 के हो जाओगे तब भी आएगा, 90 के हो जाओगे तब भी आएगा, 95 के हो जाओगे तब भी आएगा, और भगवान ने अगर आपके खाते में उम्र लिख दी ना 150 साल, तब भी आएगा, तब भी आएगा। जब तक जियोगे खाते में पैसा आता जाएगा। उसका पहला बेनिफिट, घर में हमेशा इज्जत बनी रहेगी। दूसरा, चाहकर भी बेटा आपको घर से धुतकार नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। और तीसरा, जिंदगी आपकी वो सेवा करेगा। और चौथा, मरते मरते जब दुनिया छोड़ोगे तो अपने बेटे को बोल कर जाओगे, बेटा तूने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी, अब तेरे को समय आ गया गिफ्ट देने का, तो ये RCM की ID तेरे को देके जा रहा हूँ, तू मुझे। दुनिया का एक मुझे ऐसा व्यापार बता दो जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतनी रेस्पेक्ट कहीं मिलती हो तो मैं आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। एक नौकरी और एक गलत फहमी में मत जियो कि आज आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो। याद रखना, धीरूभाई अंबानी भी अपने दोनों बेटों को सम्मान नहीं कर पाया। एक करोड़पति बन गया और एक खत्म हो गया। धीरूभाई अंबानी भी अपनी प्रॉपर्टी को बंटने से रोक नहीं पाया, तो आप पर मैं किस खेत की मूली है। इसलिए काम ऐसा करो कि आप जीते जी तो दुआएं पाओ, जीते जी आपकी इज्जत बनी रहे, और साथ में आपके जाने के बाद आपके बेटे को भी वो चीजें मिलती रहे। याद रखो, पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, साथ में ये इज्जत, ये सम्मान और ये रेस्पेक्ट जो पूरा हिंदुस्तान करेगा वो कमाओगे, जो पूरे वर्ल्ड में घूम जाना कहीं नहीं मिलेगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, एक नौकरी करने के बाद वाले के पास ना पैसा होता है ना समय होता है। एक बिजनेसमैन के पास पैसा ही पैसा होता है पर समय नहीं होता, और RCM वाले के पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, सम्मान भी होता है, रेस्पेक्ट भी होती है, लाइफस्टाइल भी होती है, जीने का तरीका भी होता है, और समाज में 4 लोग उसकी बातें करते हैं। याद रखना, RCM मरने के बाद भी नहीं मरने देगा आप लोगों को, इस काम पर लिख देता।